हेलो एवरीवन, स्मार्ट पॉलिटिकल वर्ल्ड चैनल पर मैडम तुष्मा तंवर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम है। और डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए टॉपिक है क्षेत्रीय आकांक्षाएं अर्थात रीजनल एस्पिरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही सरल है और मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपके बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझ में आएगा और इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी पता चलेंगे जिनके बारे में शायद आपको अब तक जानकारी नहीं थी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक में आपने कुछ नया गेन किया है तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर कमेंट लिखें कि इस टॉपिक से आपको क्या क्या लाभ हुआ है। साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण बहुल समाज है। भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं मौजूद हैं। यहाँ पर भौगोलिक विविधता, प्रत्येक राज्य का जो क्षेत्रफल है वो भौगोलिक दृष्टि से भिन्न भिन्न है। कहीं मैदानी एरिया है, कहीं रेगिस्तानी एरिया है, तो कहीं पर्वतीय क्षेत्र हैं, कहीं समुद्र तट से लगते हुए एरिया हैं। तो इस प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र भी प्रत्येक राज्य का अलग अलग है। इसी प्रकार भारत में विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न परंपराओं के और विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ पर अनेक ऐसे समुदाय रहते हैं जिनकी अपनी अलग से संस्कृति है, रीति रिवाज हैं। यहाँ पर हम यह बात नहीं भूलते कि भारत की जो विविधताएं हैं वही इसकी विशेषताएं भी हैं। मैंने आपको इससे पहले लेसन में भी बताया था कि भारत की विविधता में एकता होना ही इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पर मैं एक ऐसा वाक्य बोलूँगी कि उससे अच्छी प्रकार से कोई भी भारत की विविधता को नहीं दर्शा सकता है। जैसे कि भारत के बारे में एक कहावत बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर वाणी। अर्थात यहाँ पर जब हम 1 कोस की दूरी तय करते हैं तो पानी का टेस्ट बदल जाता है। इसके साथ ही लगभग 5 कोस की दूरी तय करने पर लोगों की वाणी का अर्थ है बोली, अर्थात लोगों की बोली बदल जाती है। उनके बोलने का लहजा और बोलने का तरीका भी बदल जाता है। तो मेरा देश इतना विविधतापूर्ण होते हुए भी यहाँ पर एकता विद्यमान है। और किसी लोकतंत्र देश में इस प्रकार की विविधताएं होना कोई बड़ा महत्व नहीं रखती है। अधिकतर देशों में ऐसा पाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक का अर्थ समझेंगे। क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र, जैसे कि हरियाणा को ले सकते हैं, मिजोरम, नागालैंड, कोई भी राज्य हो सकता है, उसको हम एक क्षेत्र का ही नाम देंगे। इसी प्रकार से आकांक्षाएं। आकांक्षा का मतलब है इच्छा, अर्थात किसी विशेष राज्य में कोई विशेष इच्छा पैदा होती है तो उसे हम क्षेत्रीय आकांक्षा कह देते हैं। इसका वर्णन हम अभी थोड़ी देर में बहुत ही विस्तार से करेंगे। तो भारत में इतनी जो विविधताएं मौजूद हैं उसमें कहीं कहीं क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभरना लाजमी है और वो उभरती रहती हैं। लेकिन जब यही क्षेत्रीय आकांक्षाएं जब उग्र रूप धारण करती है तो देश के लिए एक चुनौती बन जाती हैं। तो इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार से करना चाहिए, इन चुनौतियों को हमें एक समस्या का रूप दे दें या फिर उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लें, यह डिपेंड करता है हमारी केंद्र सरकार पर, नेतृत्व पर। लेकिन भारत में संविधान निर्माताओं ने आरंभ से ही इस विविधता के पहलू की तरफ ध्यान दिया है और उन्होंने सभी राज्यों की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए भारत को एक राज्यों का संघ बनाया है। और इसमें आज़ादी के समय 14 राज्य और 6 केंद्रीय शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। देखिए, अब देखते हैं कि क्षेत्रीयवाद, क्षेत्रीय आकांक्षाएं आखिर हैं क्या। क्षेत्रीय आकांक्षाओं में हम मुख्य रूप से 3 बातों को शामिल करते हैं, जिसमें पहला है क्षेत्रीयवाद। क्षेत्रीयवाद क्या है? एक छोटे से विशेष क्षेत्र के प्रति लगाव, यानी कि यदि कोई क्षेत्र आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक तरीके से अपनी अलग पहचान रखता है तथा उस छोटे से क्षेत्र के प्रति वहाँ के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वो
अपने लिए अधिक शक्ति एवं स्वायत्तता की मांग करते हैं तो उसे हम क्षेत्रवाद की भावना कहते हैं। भारत में समय समय पर आज़ादी के बाद से ही क्षेत्रवाद की मांग उठती रही है, लेकिन 1980 के दशक के बाद ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं बहुत तेज़ी से उभरी हैं। इसलिए हम 1980 के दशक को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उभरने का दशक कहते हैं। दूसरा है अलगाववाद। क्षेत्रीयवाद और अलगाववाद में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसके भाव में थोड़ा सा अंतर है। अलगाववाद का अर्थ है कि पूरे संघ से अलग होकर के राज्य, अपना अलग से राज्य स्थापित करने की मांग, जैसे कि भारत में अनेक राज्यों में अलग राज्य स्थापित करने की मांगें उठती रही हैं। जैसे कि पंजाब में अलग राज्य बनाने का आंदोलन चलाया गया। इसी प्रकार से मिजो और नागा जातियों ने भी मिजोरम और नागालैंड को अलग से राज्य बनवाने के लिए आंदोलन चलाए। अब प्यारे बच्चों देखिए, इस पाठ में हम, जैसा कि हमें पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने पहले ही भारत में राष्ट्रीय एकता के निर्माण में चुनौती पैदा कर दी थी। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत आज़ादी के समय भारतीय राज्यों के समक्ष 3 विकल्प रखे थे कि या तो वे भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, अर्थात वे अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो इसके तहत बहुत सी जो रियासतें थी उस समय, जो 565 रजवाड़े थे, उनमें से अनेक रियासतें ऐसी थी जो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। उसमें से हम यहाँ पर 3 रियासतों के बारे में, 3 क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन क्षेत्रों में कौन कौन सी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हैं और हमारी सरकार ने किस प्रकार उनका शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इसको हम आरंभ में नेफा के नाम से भी जानते थे, अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया के नाम से भी हम इसको जानते थे। इसमें भारत के जो उत्तर पूर्व में पड़ने वाले हैं वो 7 राज्य इस एरिया में शामिल किए जाते हैं। इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी संबोधित कर देते हैं, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा तथा नागालैंड आदि राज्य इसमें शामिल हैं। शुरू में तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे ये असम के ही भाग थे। असम एक विशाल राज्य होता था। असम के बारे में हम जानते हैं कि आज भी ये अपनी चाय के बागानों के लिए, तेल के लिए तथा खनिज पदार्थों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है और यहाँ पर दूसरे राज्यों के लोग चाय के बागानों में काम करने के लिए जाते हैं तथा वहाँ पर वो अपने राज्य से भी कम मजदूरी मिलने पर भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ ही कई आसपास लगते देशों के लोग भी यहाँ पर आप्रवासी के रूप में निवास करते हैं। असम से ये क्षेत्र धीरे धीरे अलग हो गए, जैसे कि नागालैंड 1960 में असम से अलग हो गया। इसी प्रकार से मेघालय तथा मणिपुर 1972 में अलग हुए और मिजोरम 1986 में असम से अलग हो गया। इस क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भारत की जनसंख्या की कुल 4% जनसंख्या निवास करती है। साथ ही कौन कौन से विदेशों से इस एरिया की सीमा लगती है? चीन, म्यांमार तथा बांग्लादेश की सीमा इस एरिया से लगती है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र को, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार भी कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि यदि हम दक्षिण पूर्वी एशिया में जाना चाहें, वहाँ के हांगकांग जैसे देशों की अगर हम यात्रा करना चाहें तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र ही ऐसा है जो कि एक प्रवेश द्वार का कार्य करता है। ये तो थी इस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहचान। ये एक ऐसा एरिया है जिसने आज़ादी के बाद कोई ज़्यादा विकास नहीं किया है। यहाँ पर अब भी बहुत अधिक बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ पर बहुत से समुदाय निवास करते हैं। यह एक पर्वतीय एरिया है जिसके कारण इनकी संस्कृति, कलाएं और परंपराएं पूरे देश से बहुत ही भिन्न है। यहाँ के लोग दिखने में भी भारत के लोगों से बड़े ही अलग है, बल्कि ये कहेंगे कि चीन से मिलते जुलते हैं। इसलिए अन्य भारत के लोगों कभी इनको चाउमीन कहकर के, चाइनीज़ कहकर भी संबोधित करते हैं, जिससे प्राय ये लोग एक अलगाववाद की भावना के शिकार हैं।
यहाँ पर एक ऐसा भी काम रहा है कि ये भारत से अलग थलग सा ही रहा है। एक तो प्राकृतिक रूप से भी, दूसरे जब ब्रिटिश शासन था तब भी ये एरिया ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था और बाहरी लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं और उनका नियंत्रण इनके ऊपर रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र की एक अपनी अलग ही संस्कृति है। यहाँ पर किस प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभरना हुआ, आइए यहाँ पर एक एक बात को हम देखते हैं। यहाँ पर असम से अलग होने के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मिजोरम में आंदोलन चलाया गया। MNF एक क्षेत्रीय दल है जो कि मिजोरम का है, जिसकी फुल फॉर्म है मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी की स्थापना लाल डेंगा नामक व्यक्ति ने की। लाल डेंगा ने अपने नेतृत्व में बहुत ही उग्रवादी आंदोलन को जन्म दिया। मिजोरम के बारे में सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मिजोरम पहले असम का ही भाग था और असम में मिजो नामक एक जिला था। उस जिले की स्थापना की गई थी तथा 1959 में उस जिले में अकाल पड़ा और कहते हैं कि उस अकाल के समय भारतीय सरकार ने तथा असम सरकार ने उस क्षेत्र की कोई मदद नहीं की, जिसके कारण से मिजोरम के लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी पैदा हो गई। अतः उन्होंने एक जो है आंदोलन का रास्ता अपना लिया। 1966 में वहाँ पर एक 20 साल के लिए हिंसक आंदोलन शुरू हो गया जो कि लाल डेंगा के नेतृत्व में हुआ और लाल डेंगा ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई। क्या आप समझते हैं कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली क्या होती है? यह एक छद्म युद्ध होता है जिसमें सैनिक छुप जाते हैं और ये उत्तरी पूर्वी तो क्षेत्र ही ऐसा है कि यहाँ पर छुपने के लिए विकट पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के पीछे सैनिक छुप जाते हैं और वो धोखे से हमला करते हैं। लाल डेंगा को इसके साथ साथ पाकिस्तान का भी समर्थन प्राप्त था। पाकिस्तान ने लाल डेंगा को उपकरण या हथियारों से भी सहायता की है तथा धन से भी सहायता की है। लाल डेंगा यहाँ पर आक्रमण करवा करके पाकिस्तान में जाकर के छुप जाता था और फिर से यहाँ पर आ जाता था। इस प्रकार हमारी सेना उसको पकड़ भी नहीं सकती थी। 20 साल लाल डेंगा के नेतृत्व में बहुत ही हिंसक प्रदर्शन किया गया, आंदोलन चलाया गया, जिससे इस एरिया में बहुत अधिक तोड़फोड़ जैसी घटनाएं भी हुई। लोगों के जीवन में अशांति फैल गई, चैन व अमन बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन आखिर इस रास्ते को कब तक अपनाया जाता? लाल डेंगा ने आखिर में 1986 में एक समझौता किया। श्री राजीव गांधी ने लाल डेंगा के साथ समझौता किया। श्री राजीव गांधी ने शांति को बहाल करने के लिए ऐसे अनेक समझौते किए हैं जिससे कि देश में चैन अमन कायम हो सके और उन्होंने 1986 में लाल डेंगा के साथ समझौता करके मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया तथा लाल डेंगा को वहाँ का CM बनाया। और परिणाम आज यह है कि आज मिजोरम सबसे अधिक शांत राज्य है। वहाँ पर अब किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं है। इसी तरह से वहाँ पर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि राज्यों की भी स्थापना इसी प्रकार से हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय चुनौतियाँ पैदा हुई उसमें इन जो आंदोलन चलाने वाले थे इनकी मुख्यतः 3 मांगे थी। 3 मुद्दों पर इन्होंने आंदोलन चलाए थे। नंबर 1 स्वायत्तता। यहाँ पर स्वायत्तता शब्द को परिभाषित करना बहुत ही आवश्यक है। स्वायत्तता का अर्थ होता है कि केंद्र सरकार ने जो भी उनको सुविधाएं या विशेष मांगे उनकी मानी हुई हैं उन मांगों के अलावा, उन सुविधाओं के अलावा और अधिक सुविधाओं की मांग करना, अधिक स्वतंत्रता की मांग करना, इसको कहते हैं स्वायत्तता। इनकी दूसरी मांग रही है अलगाववादी आंदोलन, क्योंकि ये लोग आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए थे, ये एक विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके थे, अतः इन्होंने अलग राज्यों की मांग भी उठाई। और तीसरा था बाहरी लोगों का विरोध, क्योंकि बाहर से लोग आकर के, जैसे कि बांग्लादेश से, म्यांमार से और अन्य राज्यों से लोग आकर के यहाँ पर बस रहे थे, तो इन लोगों ने इन बाहरी लोगों का विरोध किया, क्योंकि ये समझते थे कि ये बाहरी लोग अगर आकर के असम में आप्रवास करते रहे तो फिर इससे तो असम वासी ही अपने राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। इसके अलावा ये लोग आकर के उनका रोजगार भी छीन रहे थे।
उन्हें बेरोजगार बना रहे थे। इसी तरह से वो आकर के मतदाता सूची में भी अपना नाम दर्ज करवा रहे थे। तो इन बाहरी लोगों के विरोध को लेकर के इन लोगों ने 1979 में आंदोलन चलाया तथा वहाँ पर असम में एक आसू नाम का संगठन, आसू की फुल फॉर्म होती है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। इस आसू नाम के छात्र संगठन ने, ये छात्रों के द्वारा चलाया गया एक संगठन था, जिन्होंने 1979 में ये आंदोलन चलाया तथा उन्होंने बड़े हिंसक साधनों का प्रयोग किया तथा बाहरी लोगों का इन्होंने विरोध किया। इस संगठन की मांगे थी कि 1951 के बाद असम में जो भी बाहर के लोग आकर के बसे हैं उनको असम से बाहर निकाला जाए। इस आंदोलन की मांग को देखते हुए इस पार्टी के साथ भी, इस संगठन के साथ भी एक समझौता किया गया। श्री राजीव गांधी ने आसू के नेताओं के साथ समझौता किया तथा उनको ये बातें समझाई कि अगर हम इस समझौते को स्वीकार कर लेते हैं तो 1971 के बाद जितने भी अप्रवासी लोग आकर के असम में बसे हैं उन सबको असम से बाहर निकाल दिया जाएगा। अतः आसू संगठन संतुष्ट हो गया और उन्होंने वहाँ पर एक ऑल असम पार्टी गण परिषद, असम गण परिषद नामक पार्टी की स्थापना की और वहाँ पर इलेक्शन करवाए गए और इलेक्शन में 1986 में ऑल असम गण परिषद पार्टी को सफलता मिली और वहाँ पर प्रफुल्ल कुमार मोहंते के नेतृत्व में सरकार का निर्माण किया गया। तब से असम में शांति बनी हुई है। हालांकि वहाँ पर विदेशियों को या फिर अप्रवासियों को बाहर निकालने का अभी भी मुद्दा चल रहा है। वहाँ पर अभी भी ये मुद्दा बना हुआ है कि जो बाहरी लोग हैं उनको अब तक भी असम से बाहर क्यों नहीं निकाला गया है। इसी प्रकार से वहाँ पर एक बोडो जाति है, उसने भी अलगाववादी मांग उठाई है और अलग से बोडोलैंड की राज्य बनाने की मांग की है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बोडो जाति से एक समझौता कर लिया है और अब उनकी ये मांग जो है खत्म हो गई है। इस प्रकार से श्री राजीव गांधी ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण समझौते किए हैं और उसमें अपना एक अहम रोल निभाया है और आज उस एरिया में पूरी तरह से शांति है। अब हम देखते हैं दूसरा मुद्दा जो कि है पंजाब का। आइए पंजाब के बारे में परिचय लेते हैं। पंजाब का यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसमें हम पंच प्लस आब, अर्थात पंच का अर्थ है पाँच और आब का अर्थ है पानी। यहाँ पर 5 नदियों का पानी बहता है, इसलिए पंजाब को 5 आब अर्थात पंजाब कहा जाता है। पंजाब आरंभ में एक बहुत बड़ी विरासत थी। आज़ादी से पहले पंजाब बहुत विस्तृत था और 1947 में पाकिस्तान बनने पर इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला गया और बाद में हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा भी इससे और चंडीगढ़ भी इससे अलग हुए हैं। इस प्रकार से जो है पंजाब काफ़ी राज्यों में बट गया है। पंजाब में अकाली दल की स्थापना हुई थी 1920 में। यहाँ के लोग सिख हैं जो बहुत ही बहादुर हैं। उनकी अपना अलग से एक भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना पहनावा है तथा उन लोगों में अपने आप में एक श्रेष्ठता है। वो अपनी कौम को बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं। अकाली दल ने यहाँ पर पंजाब में 1967 तथा 1977 में गठबंधन सरकारों का निर्माण किया है कांग्रेस के साथ मिलकर के। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो इच्छाएं थी वो शांत नहीं हुई। उनको जो स्वायत्तता दी गई थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने और अधिक स्वायत्तता की मांग रखी। 1970 में ये मांग पंजाब में खुलकर सामने आने लगी और उन्होंने केंद्र सरकार से कुछ मांगे रखी। 1970 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो कि 1973 में रखा गया, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के दौरान उन्होंने केंद्र से क्या क्या मांगे रखी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र और राज्य के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि केंद्र को राज्यों को कुछ और शक्तियाँ एवं स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए तथा
एक तरफ से तो वो दिखावा कर रहे थे कि इससे लोकतंत्र और भी मजबूत होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें एक अलगाववाद की भावना काम कर रही थी। दूसरा, उन्होंने अपने सिख जाति के वर्चस्व की घोषणा की। सिख जाति को सबसे श्रेष्ठ जाति घोषित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। इसी प्रकार से उन्होंने पंजाब को एक अलग राज्य बनाने के लिए खालिस्तान की मांग की। उन्होंने मांग की कि पंजाब को शेष भारत से अलग करके एक खालिस्तान नामक राष्ट्र बनाया जाए। इस मांग के कारण जो पंजाब की बागडोर थी वो चरमपंथी नेताओं के हाथों में आ गई और वहाँ पर उग्रवाद का आरंभ हो गया। चरमपंथी का क्या अर्थ है? चरमपंथी ऐसे धार्मिक कट्टर नेता होते हैं जो कट्टरता को, असहनशीलता को और उग्र आंदोलनों को बढ़ावा देते हैं। अर्थात इसके साथ ही पंजाब में हिंसा का दौर शुरू हो गया। इन लोगों ने जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उनको अपना सैनिक मुख्यालय बना लिया तथा वहाँ पर आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम दिया। कुल मिलाकर के जो स्वर्ण मंदिर है वह एक सैनिक किले में तब्दील हो गया। वहाँ छुप करके वो लोग हमला करते थे। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए, वहाँ पर शांति कायम करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ब्लू स्टार ऑपरेशन, जो कि 1984 में चलाया गया। ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में हमने पिछले अध्याय में भी चर्चा की थी। इस ब्लू स्टार ऑपरेशन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सैनिक भेजे तथा उनका नेता जो भिंडरावाला था वो स्वर्ण मंदिर में ही छुपा हुआ था, अतः सैनिकों ने उसको मार गिराया। इससे जो सिख समुदाय था वो बहुत अधिक नाराज हो गया। साथ ही इस हमले में स्वर्ण मंदिर को भी कुछ क्षति पहुंची, जिससे सिख समुदाय ने अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत पाया और वो इस बात को सहन नहीं कर सके। देखते ही देखते ये आंदोलन और अधिक मजबूत होता चला गया। वहाँ पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी और साथ ही सिखों ने 31 अक्टूबर 1985 को श्रीमती इंदिरा गांधी की भी गोली मार करके हत्या कर दी। उन्हीं के एक सिख अंगरक्षक श्री बेअंत सिंह ने और उनके एक साथी ने श्रीमती गांधी की हत्या कर दी। और उस समय श्रीमती गांधी लोगों में बहुत अधिक लोकप्रिय नेता थी, अतः लोग और अधिक नाराज हो गए। लोगों ने भी हिंसा का सहारा लिया और देखते ही देखते यह आंदोलन न केवल पंजाब में बल्कि संपूर्ण उत्तरी भारत में फैल गया। कहते हैं कि अकेले दिल्ली में ही 2000 सिख मारे गए। और सिखों ने इन हिंसक घटनाओं से बचने के लिए बताते हैं कि उन्होंने अपने पगड़ियाँ भी पहननी बंद कर दी और अपने जो लंबे केस थे उनको भी कटवा लिया ताकि वो पहचान में न आए और हिंसा का शिकार न हो। किसी किसी घर में तो कहते हैं कि पुरुष ही नहीं रहे थे, केवल महिलाएं और बच्चे बचे थे। इस प्रकार से यह आंदोलन बहुत अधिक उग्र रूप धारण करता जा रहा था और यह आंदोलन वहाँ पर लंबे समय तक चलता रहा। यहाँ पर इसके बाद फिर जो है श्री राजीव गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाया और उन्होंने सिखों के नेता श्री हरचंद लोंगोवाल जी से एक समझौता किया जो कि पंजाब समझौते के नाम से भी मशहूर है। उसको हम पंजाब समझौता कह देते हैं या फिर राजीव लोंगोवाल समझौता कह करके संबोधित करते हैं, जो कि 1985 में हुआ। इस 1985 के समझौते में 5 मुख्य पॉइंट स्वीकार किए गए। श्री राजीव गांधी ने श्री हरचंद लोंगोवाल को वचन दिया कि ये समझौता पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए किया गया है। सेकंड पॉइंट था कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट ये था कि हरियाणा और पंजाब की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा जो शीघ्र ही दोनों राज्यों के बीच में एक सीमा का निर्माण करेगा। और इसका फोर्थ पॉइंट था कि व्यास नदी का जो पानी का बंटवारा है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में बांटने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही इन
हिंसक घटनाओं में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा उनको उनके सम्मान को वापस लौटाया जाएगा और उनकी फिर से पुनर्वास किया जाएगा। इस प्रकार से इन 5 पॉइंटों को हरचंद लोंगोवाल जी ने स्वीकार किया तथा हिंसक आंदोलन को खत्म करने का वचन दिया। लेकिन पंजाब में एक सिखों का गुट ऐसा भी रहता था जिसे यह समझौता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इसी बात को लेकर के लोंगोवाल जी की गोली मार करके हत्या कर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंजाब में काफ़ी वर्षों तक शांति की स्थापना नहीं हो सकी। वहाँ पर अगले आने वाले 10 सालों तक हिंसा का जोर रहा तथा 1997 में वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव करवाए गए जिसमें बीजेपी पार्टी के गठबंधन के साथ अकाली दल को विजय हासिल हुई और पंजाब में उन्होंने सरकार चलाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पंजाब का जो अकाली दल था ये धार्मिक आधार पर बनाया गया एक राजनीतिक दल था जिसने लोगों की धार्मिक भावनाओं को उभारा है तथा उनकी आकांक्षाओं को जागृत किया है और लोगों को इस प्रकार के आंदोलन चलाने के लिए मजबूर किया है। लेकिन श्री राजीव गांधी के समझौते से पंजाब की समस्या को भी सुलझाया गया है और अब पंजाब में लगभग शांति कायम है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक रियासत और थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का नाम आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर, सबसे पहले हम समझें कि भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर की स्थिति कहाँ पर है। यदि हम भारत माता को अपनी माता मानते हैं तो जम्मू कश्मीर भारत माता के सिर का मुकुट है जो कि बिल्कुल उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए, अपनी प्राकृतिक सजावट के लिए बहुत अधिक मशहूर है। जम्मू कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। किसी कवि ने लिखा है कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, अर्थात जम्मू कश्मीर में है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान ने आकर के प्रकृति का निर्माण किया है। सुंदर झीलें, तरह तरह के फूल और वृक्ष और न जाने कितनी प्रकार की घाटियाँ, ऊंचे नीचे मार्ग, सड़क मार्ग आदि वहाँ पर एक अलग ही छटा बिखेरते हैं। इसके बारे में तो हम पहले से भी परिचित हैं, फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर मुस्लिम अधिक मात्रा में हैं। इसके साथ ही वहाँ पर हिंदू भी बसे हुए हैं। इसके साथ ही लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम रहते हैं तथा जम्मू में मुस्लिम, हिंदू और सिख रहते हैं। इतने धर्मों के लोग वहाँ पर रहते हैं और जम्मू कश्मीर में 3 क्षेत्र विशेष हैं जिनमें से नंबर 1 जम्मू, नंबर 2 कश्मीर तथा नंबर 3 लद्दाख। ये 3 वहाँ पर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र हैं जिनके ऊपर सारी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं। इसके अलावा हम अब ये देखेंगे कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की रियासत का भारत में विलय हुआ। आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी, उसने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य एरिया होने के कारण पाकिस्तान की नज़र सीधी जम्मू कश्मीर पर थी। अतः 1947 में ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर कबायलियों का आक्रमण करवा दिया, जिससे उस समय जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था श्री हरि सिंह। उस आक्रमण को देख करके श्री हरि सिंह को लगा कि ये आक्रमण से जो है कश्मीर अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, अतः उन्होंने भारत में विलय होने की मांग रखी और उन्होंने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी विरासत का भारत में विलय करवा लिया तथा उनसे विलय पत्र पर साइन तो करवा लिए, लेकिन शायद उनसे एक गलती भी हो गई। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होने के बाद वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाएगा। जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? जनमत का अर्थ है जनता की राय, अर्थात बाद में शांति स्थापित होने पर जनता की राय जानी जाएगी कि जनता अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहती है या फिर वो भारत में शामिल होना चाहती है या पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है। और पाकिस्तान ने इस मामले को बहुत अधिक हवा दी। पाकिस्तान ने उन लोगों को अपनी तरफ करने के लिए उनको उकसाया
और शुरू से ही वहाँ पर एक पार्टी थी जो कि लोकल पार्टी है, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर 1948 में जब इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम शेख अब्दुल्ला जी था, शेख अब्दुल्ला जी को वहाँ का पीएम बनाया गया। अन्य राज्यों में तो जैसा कि आपको पता है कि सीएम होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस पद को प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है। वहाँ पर एक भारतीय संविधान में 370 धारा शामिल की गई, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष राज्य के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर को बहुत सारी सुविधाएं तथा विशेष दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना स्वयं का संविधान था। भारत के किसी भी अन्य राज्य का और संविधान नहीं था, बल्कि अपना एक ही संविधान है, जिसमें भारत एक और अखंड है। लेकिन जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान, अलग से राजकीय झंडा, अलग से राजकीय गीत, राजकीय पशु, राजकीय फूल इत्यादि सब कुछ उनका अलग से किया। एक दूसरी सुविधा यह थी कि जम्मू कश्मीर में जाकर के कोई भी भारत का नागरिक वहाँ पर नहीं बस सकता था और ना ही ज़मीन खरीद सकता था, जबकि जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं पर भी ज़मीन भी खरीद सकता था और वहीं पर बस भी सकता था। इसके अलावा संसद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून जम्मू कश्मीर की विधानसभा की इजाज़त के बिना वहाँ पर लागू नहीं किए जा सकते थे। वहाँ पर सरकार का कार्यकाल भी 6 वर्ष था। पूरे भारत में यह 5 वर्ष है, जबकि जम्मू कश्मीर में इसे 6 वर्ष रखा गया। इतनी सुविधाओं से भी जम्मू कश्मीर संतुष्ट नहीं था। अतः वहाँ के नेताओं ने, शेख अब्दुल्ला जी ने मांग रखी कि कश्मीर को और अधिक सुविधाएं दी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जब 1948 में चुनाव में जीती तो शेख अब्दुल्ला जी वहाँ के जब प्रधानमंत्री बने तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही निकट थे, समीप थे, और जो है उन्होंने इस मित्रता को आगे बढ़ाते हुए काम किया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी उनके कार्यों में बहुत अधिक विश्वास था। पीएम बनने पर उन्होंने वहाँ पर जम्मू कश्मीर में भूमि सुधार का कार्य किया और साथ ही उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य किए, जिससे वे जम्मू कश्मीर के लोगों में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए। लेकिन 1953 में उनकी केंद्रीय सरकार से कुछ अनबन हो गई। परिणाम स्वरूप शेख अब्दुल्ला जी को नज़रबंद कर लिया गया। नज़रबंद होने से, क्योंकि वो वहाँ की जनता में लोकप्रिय थे, तो वहाँ की जनता भड़क उठी और उन्होंने जो है हिंसक आंदोलन वहाँ पर शुरू कर दिए। लेकिन 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको नज़रबंदी से बाहर निकाला तथा उनके साथ एक समझौता किया। उनके साथ समझौता करने के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव करवाए और इसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जीत हुई तथा उनको फिर से जो है सीएम बनाया गया। लेकिन 1982 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र, जिनका नाम फारूक अब्दुल्ला था, वो चुनावी राजनीति में आए तथा फिर से वहाँ पर गठबंधन सरकार बनी कांग्रेस की तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं कि इन चुनावों में जो कि 1986 में हुए थे, उसमें बहुत बड़ी वोटों की धांधली हुई थी और यह पार्टी धांधली करवा कर ही सत्ता में आई थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा उग्रवादी एवं आतंकवादी दौर शुरू हो गया, जो कि अब तक चल रहा है। 1989 में वहाँ पर पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आतंकवादी और उग्रवादी गिरफ्त में आ गया। जम्मू कश्मीर की बागडोर ऐसे नेताओं के हाथ में आ गई जो वहाँ पर उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे और साथ ही साथ उनकी मदद कर रहा था पाकिस्तान ने वहाँ पर आतंकवादियों को, उग्रवादियों को हर संभव सहायता दी, चाहे वो मैन पावर थी, चाहे हथियारों से सहायता थी और चाहे धन से सहायता थी। इस प्रकार से वो इसमें आग में घी का काम करता रहा और 1989 के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की 3 मांगे थीं। ये थी नंबर 1, अलग राष्ट्र। जम्मू कश्मीर चाहता था कि वो भारत से आज़ाद होकर अपना एक अलग राष्ट्र का निर्माण करे।
दूसरी मांग थी अधिक स्वायत्तता। जितनी स्वायत्तताएं भारतीय संविधान के तहत और धारा 370 के तहत दी गई थी, उनसे संतुष्ट न होने के कारण वो और अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा था। और तीसरी मांग थी पाकिस्तान का समर्थन। जम्मू कश्मीर भारत की बातों को न मान करके हर बात में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पाकिस्तान में ही शामिल होना चाहता है या फिर अपने आप को एक अलग राष्ट्र बनवा करके वो बाद में पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। लेकिन जब वहाँ के राजा ने ही भारत के साथ अपने राज्य का विलय कर दिया है और ये बात हमारे संविधान में लिखी जा चुकी है और उनको एक विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जा चुका है, तो फिर ना तो जनमत संग्रह की बात रह जाती है और ना ही इनके आंदोलनों की मानने की रह जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1996 में वहाँ पर फिर से इलेक्शन हुए जिसमें फारूक अब्दुल्ला फिर से सीएम बने और इस प्रकार उसके बाद में वहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पर एक और पार्टी है पीडीपी पार्टी। 2002 में पीडीपी पार्टी को बहुमत मिला और जिसकी अध्यक्षा इस समय महबूबा मुफ्ती हैं। तो वहाँ पर आगे आने वाले इलेक्शन में या तो पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही बहुमत मिलता रहा है और इस प्रकार से गठबंधन सरकारें बनती रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी वही हालत है, क्योंकि वहाँ अब भी कुछ आतंकवादी और हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरती हैं, इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उभरने के भारत में क्या क्या कारण रहे हैं। इसमें एक तो भाषाई विवाद रहा है, क्योंकि भारत में आरंभ से ही राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। 1953 में तो श्री रामुलु पोटी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में अलग राज्य बनाने की मांग ने जोर पकड़ा था और उनकी इस आंदोलन के दौरान मृत्यु भी हो गई थी, जिसके डर से सरकार ने 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया था। उसके पश्चात 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसने उस समय भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। इस प्रकार कई राज्य ऐसे हैं जो अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानते हैं और हिंदी भाषा का विरोध करते हैं, जिसमें विशेषकर तमिलनाडु का नाम लिया जा सकता है। और इन राज्यों ने तो भाषा के आधार पर इन 4 राज्यों को मिला करके, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल थे, एक द्रविड़िस्तान की मांग भी की थी ताकि एक द्रविड़ क्षेत्र बनाया जा सके। तो सरकार को इन भाषाई विवादों को समय रहते हल करना चाहिए ताकि इस प्रकार की क्षेत्रवादी मांग भाषा के आधार पर न उभर सके। इसी प्रकार से नदी जल बंटवारा, कई राज्यों में नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद चलता रहता है। जैसे कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में भी व्यास नदी के जल बंटवारे को लेकर के एक विवाद चला हुआ है जो अब तक सुलझा नहीं है। इसी प्रकार से कावेरी नदी के पानी को लेकर के कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्य में एक विवाद चला हुआ है, उसका अब तो हल निकल चुका है। तो इस तरह के जो राज्यों के बीच में छोटे छोटे विवाद होते हैं, उनको चाहिए कि सरकार को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए ताकि उनकी मांगें आपस में न उलझें और उनमें विवाद पैदा न हो। तीसरा है विशेष राज्य की मांग का दर्जा। विशेष राज्य की मांग का दर्जा हमने कई राज्यों को दिया हुआ है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं या फिर जिनका विकास कम हुआ है। सरकार को इनको जो विशेष राज्य का दर्जा दिया है, ये लोग उस दर्जे से भी पूरे संतुष्ट नहीं हैं। इसकी आड़ में वे और अधिक सुविधाओं की मांग करते हैं और अधिक उन मांग के अंतर्गत वो क्या करते हैं, अधिक अनुदान की मांग करते हैं कि जितना अनुदान उनको दिया जा रहा है उससे और अधिक पैकेज उनको दिया जाए और उनकी सरकारों को विशेष अधिकार दिए जाए, जो राज्यों में अंतर पैदा करती हैं। इसी प्रकार से अलग राज्यों की मांग हमारे देश में उठती रही है। सिर्फ अलग राज्य ही नहीं, अलग देश, अलग राष्ट्र बनने की मांगें भी हमारे देश में उठती रही हैं। लेकिन भारतीय संविधान में भारत को एक अखंड भारत घोषित किया गया है और यही कारण है कि भारत को एक राज्यों का संघ भी घोषित किया गया है। आर्थिक आधार पर भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठती रही हैं।
जिन राज्यों का विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ है वो राज्य विकास करने के लिए अपनी आकांक्षाओं को उभारते रहते हैं तथा वो अलग राज्य की मांग करते हैं। इसी प्रकार इन राज्यों में जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, कुछ इनके नेता ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक आकांक्षाएं संतुष्ट नहीं हुई हैं, अर्थात ये जो पीएम सीएम बनना चाहते हैं वो आज तक नहीं बन पाए हैं, तो वो लोगों की भावनाओं को उभारते हैं तथा उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बल देते हैं। तो समय समय पर हमारी सरकार को इन सभी बातों की तरफ ध्यान रखना चाहिए तथा इन समस्याओं को हल करना चाहिए। इस पूरे पाठ को देखने से हमें क्या सीख मिली है? हमें यही सीख मिली है कि जो लोकतंत्रीय राज्य होते हैं उनमें इस प्रकार की मांगे उठना संभव है, उठती ही रहती हैं इस प्रकार की मांगे, लेकिन हमारी सरकार ने इन सब मांगों का बखूबी सफलता के साथ समाधान किया है, एक शांति का रास्ता अपनाया है। दुनिया के अन्य देश भी हैं जहां पर लोकतांत्रिक राज्य हैं और उनमें बहुत सारी विविधताएं हैं, वो वहां पर इसको एक समस्या मानते हैं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह उसको एक समस्या नहीं मानता है, बल्कि इसको एक लोगों की सम्मान की भावना मान करके एक शांति प्रक्रिया के माध्यम से उसका समाधान करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाता है। और इसीलिए भारत एक विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है कि भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर सबसे अधिक विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों में एकता है, लोगों की एकता बेजोड़ है, शांति है, अमन है तथा भारत जो है विकास के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ कि इतना सरल शब्दों में आपको समझाया गया है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय में। इसी के साथ धन्यवाद।